द फिलोसफर्स वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। अब हम जो किताब पढ़ने वाले हैं वह है सीखने की कला। लेखक हैं जय कृष्णमूर्ति। विध्वंस के कागार पर खड़े इस संसार में संपूर्ण जीवन की गहरी समझ में से उपजा एक पूर्णतया भिन्न प्रकार की नैतिकता और आचरण की बेहद आवश्यकता है, ऐसा कृष्णमूर्ति जोर देकर कहते हैं। तमाम तरह की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्रांतियां इस दिशा में विफल रही हैं, लेकिन एक मौलिक क्रांति है जो हमारे मानस के आमूलचूल परिवर्तन से सीधे संबंध रखती है और इसकी शुरुआत होती है सम्यक शिक्षा और मनुष्य के समग्र विकास से। जय कृष्णमूर्ति की महत्वपूर्ण पुस्तक लाइफ अहेड अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों को संबोधित वार्ताओं का संकलन है। इस पुस्तक की प्रस्तावना का द्विभाषी संस्करण सीखने की कला के रूप में प्रस्तुत है। सम्यक शिक्षा और समग्र विकास में सीखना सर्वोपरि महत्व की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में न तो तुलनात्मक मूल्यांकन का कोई स्थान होता है और न ही किसी प्रकार की कोई सत्ता का। यहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक साथ मिलकर सीखते हैं और जीवन को समग्रता में समझते हैं। अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों से मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ती विपदाओं और समस्याओं से घिरे इस संसार में एक पूर्णतया भिन्न प्रकार की नैतिकता, आचरण और कर्म जो जीवन की समस्त प्रक्रिया की समझ पर आधारित हो, हमारी एक तत्काल आवश्यकता बन गई है। हम अक्सर इन समस्याओं का समाधान राजनीतिक एवं संगठनात्मक पद्धतियों, आर्थिक फेरबदल और कई तरह के सुधारों के जरिए करने की कोशिश करते हैं। इनमें से किसी भी माध्यम से मानव जीवन की जटिल कठिनाइयों का कभी समाधान नहीं होगा, यद्यपि उनसे कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। सभी सुधार, चाहे वे कितने ही व्यापक एवं टिकाऊ लगने वाले क्यों न हों, आगे चलकर उलझनों को बढ़ाते ही हैं और नए नए सुधारों की जरूरत खड़ी होती ही रहती है। मनुष्य के संपूर्ण जटिल अस्तित्व को समझे बिना किया गया कोई भी सुधार आगे और अंतहीन सुधारों की गड्ढमड्ढ मांग पैदा करेगा। सुधार का कोई अंत नहीं है और इससे कोई मौलिक समाधान भी होने वाला नहीं है। राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्रांतियों में भी इसका हल नहीं है, क्योंकि इनसे या तो भयावह अत्याचारी और तानाशाहों का जन्म हुआ है या फिर शासन एवं सत्ता का किसी अन्य समूह के हाथों हस्तांतरण भर हुआ है। ऐसी क्रांतियां कभी भी अव्यवस्था एवं संघर्ष को समाप्त नहीं कर सकती, किंतु एक ऐसी भी क्रांति है जो सर्वथा भिन्न है और यदि हमें चिंता, संघर्ष तथा निराशा के अंतहीन सिलसिले से उबरना है जिसके दलदल में हम धंसे हुए हैं, तो ऐसी क्रांति लाजमी है। ऐसी क्रांति मत सिद्धांतों के बल पर नहीं होती, जो कि अंततः अर्थहीन ही सिद्ध होते हैं, बल्कि उसकी शुरुआत मन के भीतर ही आमूल परिवर्तन लाने से होती है। वह क्रांति केवल सही शिक्षा तथा मानव के समग्र विकास द्वारा ही लाई जा सकती है। ऐसी क्रांति महज विचारों में नहीं बल्कि संपूर्ण मनोचित्त में होती है। विचार आखिरकार परिणाम मात्र हैं, मूल नहीं, और परिणाम में नहीं अपितु स्वयं मूल स्रोत में ही परिवर्तन होना है। हम लोग अभी तक केवल परिणामों में, लक्षणों में ही उलझे हुए हैं। हम यह बुनियादी बदलाव नहीं ला पा रहे हैं जिससे आदतों, परंपराओं तथा विचारों की पुरानी पद्धतियों का उन्मूलन हो सके। हमारा सरोकार इसी आमूल परिवर्तन से है और केवल सही शिक्षा ही उसे ला पाने में सक्षम है। खोजबीन करना और सीखना ही मन का कार्य है। सीखने का मतलब मात्र स्मृति के संवर्धन और जानकारी के संग्रह से नहीं, बल्कि ऐसे चिंतन की क्षमता से है जो सुस्पष्ट, समझदारी भरा एवं भ्रांति रहित हो, विश्वासों एवं आदर्शों पर नहीं वरन तथ्यों पर आधारित हो। जहाँ विचार निष्कर्षों से आते हैं वहाँ सीखना होता ही नहीं। मात्र सूचना या जानकारी का संग्रह सीखना नहीं है। सीखने का अभिप्राय है समझने की चाह
एवं किसी चीज़ को उसी के लिए करने की लगन। सीखना तो केवल तभी संभव होता है जब किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना हो। और यह जोर जबरदस्ती क्या अलग अलग रूप बदल कर नहीं आती, कभी प्रभाव के रूप में तो कभी आसक्ति या धमकी के रूप में, कभी बहलाने फुसलाने के तौर पर तो कभी सूक्ष्म तरीकों से पुरस्कारों का लोभ दिखाकर। बहुत से लोग सोचते हैं कि तुलना करने से सीखने को प्रोत्साहन मिलता है, किंतु तथ्य इसके बिल्कुल विपरीत है। तुलना से निराशा आती है और मात्र ईर्ष्या को बढ़ावा मिलता है, जिसे कि प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। अनुनय प्रेरणा के दूसरे रूपों की तरह तुलना भी सीखने की क्रिया में बाधक होती है और वह भय को जन्म देती है। महत्वाकांक्षा से भय पनपता है। महत्वाकांक्षा चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, वह सदा समाज विरोधी ही होती हैं। संबंधों में तथाकथित उदात्त महत्वाकांक्षाएं भी मूलतः विनाशकारी ही होती हैं। यह आवश्यक है कि अच्छे मन के विकास को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसा मन जो जीवन के तमाम पहलुओं से पूरी तरह निपटने में सक्षम हो और जो उनसे भागे नहीं, क्योंकि पलायन से तो यह मन अंतर्विरोध, निराशा, कटुता और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाएगा। और यह भी आवश्यक है कि यह मन स्वयं अपनी संस्कारबद्धता के प्रति, अपनी अभिलाषाओं एवं उद्देश्यों के प्रति सजग रहे। हमारा मुख्य प्रयोजन एक अच्छे मन के विकास से है, इसलिए इसका बहुत महत्व हो जाता है कि शिक्षक पढ़ाता कैसे है। शिक्षक का प्रारंभिक उद्देश्य मन की समग्रता का संवर्धन है, न कि मात्र जानकारी प्रदान करना। जानकारी प्रदान करते हुए उसे वार्तालाप और संवाद को बढ़ावा देना होगा और इसी तरह खोजबीन तथा स्वतंत्र चिंतन के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना होगा। सीखने की क्रिया में किसी सत्ता प्रामाण्य के लिए जानकारियों के सिंहासन पर आरूढ़ व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही एक विशेष संबंध में जीते हुए साथ साथ सीख रहे हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि शिक्षक विचार की तरतीबबद्धता व स्पष्टता की उपेक्षा करे। यह स्पष्टता मात्र ज्ञान के विधायात्मक निश्चयात्मक वक्तव्यों पर आधारित अनुशासन से नहीं आती, किंतु यह तब सहज ही आ जाती है जब शिक्षक यह समझ ले कि प्रज्ञा और सूझबूझ को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता का माहौल लाजमी है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि आपको जो अच्छा लगे उसे करें या केवल परस्पर विरोध की भावना से ही सोचें। बात उस स्वतंत्रता की हो रही है जिसमें विद्यार्थी के रोजमर्रा के व्यवहार व सोच विचार में प्रकट हो रहे हैं। उसके अपने ही आवेगों और प्रयोजनों के प्रति सजग होने में उसकी मदद की जाती है। एक अनुशासित मन कभी भी स्वतंत्र नहीं होता और ना ही वह मन जिसने इच्छाओं को दबा दिया है। केवल वही मन स्वतंत्र है जो इच्छा की समस्त गतिविधियों को भली प्रकार से समझता है। अनुशासन मन को ऐसे चक्रव्यूह में कैद कर देता है जो विचारों एवं विश्वासों के घेरे के भीतर होती है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा मन प्रज्ञाशील होने के लिए कदापि स्वतंत्र नहीं है। ऐसा अनुशासन सत्ता के सम्मुख समर्पण है। वह समाज की निर्धारित पद्धति में कार्य करने की क्षमता देता है, क्योंकि समाज को केवल कार्यकुशलता की फिक्र है, पर वह उस प्रज्ञा को जागृत नहीं करता जिसकी एक अपनी ही सामर्थ्य और क्षमता है। जिस मन ने केवल स्मृति पर आधारित क्षमता का संवर्धन किया है, वह एक आधुनिक यंत्र, एक कंप्यूटर के समान है, जो हालांकि अद्भुत ढंग से काम करने की क्षमता रखता है, पर है तो वह मशीन ही। सत्ता प्रामाण्य मन को केवल किसी निश्चित दिशा में सोचने को ही विवश कर सकते हैं। सोचना यदि किसी निश्चित मार्ग या निष्कर्षों की ओर ही निर्देशित है, तब तो वह सोचना है ही नहीं। वह तो केवल मानवीय यंत्र की भांति कार्य करना है, जो खाली असंतोष उत्पन्न करता है और उसके साथ निराशा तथा तमाम दुख और क्लेश। पर यहाँ तो हम प्रत्येक मनुष्य की उच्चतम और तथा पूर्णतम क्षमता का समग्र विकास चाहते हैं, ऐसी किसी कल्पित क्षमता का नहीं जो अध्यापक के दिमाग में किसी धारणा या आदर्श के रूप में बैठी हुई हो। किसी भी प्रकार की तुलना का भाव
व्यक्ति के पूर्ण विकास में अवरोध उत्पन्न करता है। चाहे उसे वैज्ञानिक बनना हो या माली, जहाँ तुलना का भाव नहीं है वहाँ एक माली की और एक वैज्ञानिक की पूर्णतम क्षमता एक ही है, किंतु जहाँ तुलना होने लगती है वहाँ तिरस्कार तथा ईर्ष्या की भावनाएं आ घेरती हैं, जो मनुष्य मनुष्य के बीच टकराव कराती हैं। दुख की तरह प्रेम तुलनात्मक नहीं है, इसे अधिक या कम की भाषा में नहीं आंका जा सकता। दुख तो दुख ही है, जिस प्रकार प्रेम प्रेम ही है, चाहे वह निर्धन का हो या धनिक का। प्रत्येक व्यक्ति के परिपूर्ण विकास से उस समाज का उद्भव होता है जहाँ समता है। मात्र आर्थिक अथवा किसी भावनात्मक आध्यात्मिक स्तर पर समता लाने हेतु चल रहा सामाजिक संघर्ष बेमानी है। समता लाने के लिए किए गए समाज सुधार किसी दूसरी तरह के असामाजिक क्रियाकलापों को जन्म देते हैं। सम्यक शिक्षा ही तो सामाजिक अथवा अन्य सुधारों की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि अपनी तुलनात्मक प्रवृत्तियों के साथ समस्त ईर्ष्या ही समाप्त हो जाएगी। यहाँ हमें काम तथा हैसियत में अंतर करना होगा। तुलना कर किसी कार्य को ऊंचा या नीचा करार देने से ही हैसियत का अपनी समस्त भावनात्मक एवं श्रेणीबद्ध प्रतिष्ठा के साथ जन्म होता है। जहाँ हर व्यक्ति की पूर्णतम क्षमता का विकास हो रहा हो, वहाँ किसी भी कार्य को छोटा बड़ा कहकर नहीं आंका जाता, वहाँ केवल क्षमता व्यक्त होती है। चाहे वह एक शिक्षक की हो या प्रधानमंत्री की या एक माली की, और एक इस प्रकार पद में निहित ईर्ष्या द्वेष का दंश ही समाप्त हो जाता है। आज समाज में नाम के आगे डिग्री लगा लेने से कार्य अथवा तकनीकी क्षमता की मान्यता मिल जाती है, किंतु यदि हम सचमुच मानव का समग्र विकास चाहते हैं तो हमारा सारा दृष्टिकोण ही अलग होगा। तब कोई व्यक्ति जिसके पास क्षमता है वह चाहे तो डिग्री ले या ना ले, अपने नाम के आगे उपाधि लगाए या ना लगाए, इस बात का महत्व नहीं होगा। उसकी क्षमता को उपाधि से नहीं मापा जा सकता, किंतु वह स्वयं अपनी योग्यता को जान लेगा और उसकी अपनी क्षमता की अभिव्यक्ति आत्म केंद्रित विश्वास को नहीं पैदा करेगी, जो केवल तकनीकी क्षमता से उत्पन्न होती है। ऐसा आत्मविश्वास तुलना पर आधारित है, इसलिए समाज विरोधी है। कुछ उपयोगी कार्यों में तुलना की भूमिका हो सकती है, लेकिन शिक्षक का यह काम नहीं है कि वह विद्यार्थियों की क्षमताओं की तुलना करे और उन्हें कम या ज़्यादा के हिसाब से आंके। धन्यवाद।